जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात की जाए स्पेशली, तो कांग्रेस की ओर इस समय अगर जाएं तो पता चल ही जाएगा कि आखिरकार इस समय कांग्रेस में क्या हो रहा है। लगातार जम्मू परिवर्तन इसकी कवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है और 3 बजे आज दोबारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार जो कल हुआ वो क्यों हुआ, क्या कारण था। पर इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हम आपको एक ऐसे शख्स से लेकर आए हैं, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद क्या भाजपा की ओर जाने वाले हैं। तो क्या अब भाजपा की ओर वो जाने वाले हैं या नहीं, अब ये सवाल होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या कोई खुशखबरी है डेली वेजर्स के लिए, ये भी एक सवाल होगा। चलिए बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के लिए रविंदर राणा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या कहना है उनका ये भी जान लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या अब भाजपा की ओर आ रहे हैं या क्या है क्या नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, ये मामला कांग्रेस के अपने घर का मामला है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। कांग्रेसियों को अपने घर को, जो उनका घर डिसऑर्डर हुआ है, उसको इन ऑर्डर लाना है, तो वो अनाप शनाप दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की रिटायरमेंट थी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा से, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो उनके अचीवमेंट्स थी उनको उजागर किया और खुले दिल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो चीजें रखी। हम पॉलिटिक्स में होते हैं, एक दूसरे की पार्टियों की विचारधाराओं को क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है हम उसको बधाई भी देते हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ क्या की, कांग्रेसियों के अंदर भूचाल आ गया। मैं हैरान हो गया कल देख के कि किस प्रकार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के पुतले जलाए गए। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे एक बड़े कद्दावर नेता, वो चाहे दूसरी पार्टी में ही हो, वो चीफ मिनिस्टर रहे, कई सालों तक यूनियन मिनिस्टर रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनके पुतले जलाए उन्हीं की ही पार्टी ने। कैसी विडंबना है, हो क्या रहा है। आप इस विडंबना को किस ओर देखते हैं? मैं क्या इस समझते हैं कि विडंबना कांग्रेस को मैं अब इस ओर किस ओर है? मैं इस ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसका एक ही कारण है। उसका सिंगल पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे परिवार के नेता को, किसी आम घर के व्यक्ति को उभरता हुआ लीडर नहीं देख सकती। गुलाम नबी आज़ाद एक गांव के रहने वाले हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं। उनके माता पिताजी कोई पॉलिटिक्स में नहीं आते थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे गांधी नहीं लगा हुआ है, इसलिए कांग्रेसियों को वो हजम नहीं हो रहे हैं। और आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की, अच्छा होता कांग्रेस के लोग भी ताली बजाते कि भाई इतने बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, मोदी जी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ की पार्लियामेंट में, तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेसियों को तकलीफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस एक ही खानदान की परिक्रमा करती है, कांग्रेस एक ही खानदान की चापलूसी करती है, कांग्रेस एक खानदान की गुलाम है और वो है सोनिया गांधी का परिवार, नेहरू गांधी परिवार। इसके अलावा कांग्रेस किसी और को, कांग्रेस पार्टी में कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं है। इसलिए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे बड़े नेता का ये हाल हो रहा है कि उनके पुतले जलाए जा रहे हैं
तो और उनके और ये उनके सवाल पूछ रहे हैं कि और उनके अब पुतले कौन लिए जला रहा है? जो रोया गया या फिर जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं अपनी ओर बुलाने का एक अंदेशा तो नहीं है कि भाई देखिए, आ जाइए, आपको वहां पर कुछ मिलेगा नहीं? या फिर अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा कि वो उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा है, इसीलिए तो गांधी नहीं लगा है तो चलिए आ जाइए, क्योंकि वो उनकी जो छवि है वो सेकुलर छवि जरूर है कि हर कोई उनके साथ चलता है। देखिए, इससे पहले भी देश के पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे के जो स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी तारीफ कई बार की है। अगर आप इतिहास के पन्ने खोल के देखेंगे, पार्लियामेंट की डिबेट्स पुरानी खोल के देखेंगे, तो कहते हैं कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बहुत जबरदस्त तारीफ की थी पार्लियामेंट में, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यह कहा था कि आप भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोकसभा में डिबेट में बोलते हुए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए बोला था कि आप एक दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो कांग्रेस के थे, उन्होंने बीजेपी के जनसंघ के दिग्गज नेता अटल जी की प्रशंसा की, तारीफ की, तो क्या बीजेपी ने अटल जी को बाहर निकाला था क्या, या अटल जी के बारे में गलत बोला था क्या? बीजेपी ने उस सदन की कार्रवाई से बाहर निकलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सम्मानित किया था, फेलिसिटेट किया था। उससे अटल जी का मान सम्मान बढ़ा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे अटल जी का महिमा मंडप किया है। ये 1960 के दशक की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के नेता थे, और यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन लाया था पाकिस्तान ने। उस यूएन के, यूनाइटेड नेशन के उस सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर ने जाना था 1990 में, और प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरसिम्हा राव जी। तो नरसिम्हा राव जी खुद नहीं गए, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूनाइटेड नेशन में भेजा था। और अटल जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस समय देश को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जरूरत है, हम सबको मिलकर अपने देश हित में काम करना है। और चूंकि हम सब एक हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, पाकिस्तान ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में भेजा है, और जम्मू कश्मीर में जो वहां कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर निकाला गया, या वहां बेगुनाह लोगों की जो हत्याएं हुई, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 90 के दशक में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे, उनके कहने पर यूनाइटेड नेशन में देश को रिप्रेजेंट किया था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब वापिस आए, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नरसिम्हा राव साहब खुद गए थे। तो क्या हम क्या कहें कि नहीं, तब हम क्या बोलते कि अटल जी की प्रशंसा नरसिम्हा राव जी ने की, तो हम अटल जी पर शक करना शुरू करते। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की प्रशंसा लाल बहादुर शास्त्री जी ने की, तो हमने कोई, हमारी पार्टी ने, हमारे बड़े नेताओं ने अटल जी पर शक नहीं किया। नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को जाके, जब वो यूएन से वापस आई, एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर उनको रिसीव किया। हमारी पार्टी का, हमारा मान सम्मान बढ़ा। तो दूसरी तरफ देखो, कांग्रेस पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनके एक बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब की राज्यसभा में रिटायरमेंट पर विदाई पार्टी में बोलते हुए उनकी प्रशंसा की, तो नेहरू गांधी खानदान के ये जो चमचे हैं, इनको तकलीफ हुई। क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ एक खानदान, एक परिवार, कांग्रेस में आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। वहां वही है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी अब वाड्रा हो चुकी है, उसकी शादी वाड्रा के घर में हुई है, लेकिन उसके बच्चों का भी नाम इन्होंने वाड्रा से चेंज करके गांधी की है। क्योंकि लोगों को पता है जो इस खानदान में पैदा होगा ना, कांग्रेस का लीडर वही होगा जो इस खानदान में पैदा होगा। अब आजाद साहब ने क्या बोला? आम लीडर नहीं हो सकता है। सिर्फ सवाल लेते हैं। आजाद साहब ने ये बोला है कि मैं बीजेपी तब ज्वाइन कर लूंगा अगर कश्मीर में स्नो ब्लैक गिरे तो। एक बार ऐसा हुआ है और ये न्यूज़पेपर में भी आया है, ये उस समय की न्यूज़पेपर की बात है।
यानी कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, अगर ऐसा हुआ तो यानी कि वो भी हो सकता है, बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, कौन किस पार्टी में जाएगा ये उस व्यक्ति ने तय करना है। ये गुलाम नबी आजाद साहब क्योंकि ने उनके तय साथ करना में है। इस समय बहुत लोग चल रहे हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर अगर बात की जाए हरियाणा के हैं, वहीं अगर बात की जाए कपिल सिब्बल बहुत बड़ा नाम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी साथ में है, अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आनंद शर्मा उनके साथ में है, मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ में है, G23 जो नाम है वो साथ में है। भाजपा को बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है अगर साथ में ले लिया तो। देखिए, ये निर्णय उस नेता ने, उस व्यक्ति ने करना होता है कि उस विशेष व्यक्ति ने किस पार्टी में जाना है। कोई किसी पर जबरन फोर्सिबली कोई किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं करा सकता है। अगर श्री गुलाम नबी आजाद साहब की दिल की इच्छा होगी, तमन्ना होगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, तो उनका स्वागत है। ये निर्णय गुलाम नबी आजाद साहब ने करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, आगे क्या करना है, ये उनका इंडिविजुअल निर्णय होगा, ये उनका फैसला है। उसमें कोई उन पर कोई दबाव करके या उनको फोर्सिबली कोई पार्टी ज्वाइन कराएगा, ऐसा नहीं है। और लेकिन विषय यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद साहब का अपमान किया है, इससे एक बात, मतलब सम्मान भाजपा दे सकती है, ये एक कहा जा सकता है। चलिए आगे एक सवाल रख लेते हैं, क्योंकि हमने एक और भी रखा है कि क्या होमगार्ड के लिए कोई खुशखबरी है आने वाले समय में, क्या होमगार्ड के लिए कोई खुशखबरी है या नहीं, क्या कहती है भाजपा? देखिए, होम गार्ड्स हों, वीडीसी के मेंबर्स हों, एसपीओज हों, या डेली वेजर्स के साथ, डेली वेजर्स 28 डिपार्टमेंटों के, पीएचई के, पीडीडी के, रूरल डेवलपमेंट के, हेल्थ के, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एनवाईसीज, सोशल वेलफेयर, आंगनवाड़ी के, जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं 28 डिपार्टमेंटों के, तकरीबन 1 लाख के करीब करीब ये नंबर बनता है। इनके साथ एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने छल कपट किया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने इन डेली वेजर्स, इन होम गार्ड्स, इन एसपीओज, इन वीडीसीज और इन सब के साथ, ये जो सीपी वर्कर्स हैं, इनके साथ जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, क्रिमिनल इनजस्टिस किया है। 250 और 500 रुपये के ऊपर इन लोगों को उन्होंने एंगेज किया था। कोई नौकरी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और उनको कहा गया कि तुम 250 रुपया महीने की तनख्वाह ले लो, 500 रुपया तो तुम सरकारी मुलाजिम हो। ये गरीब गुरबे गांव के दूर दराज के रहने वाले लोग ये उस चक्कर में आ गए और इनकी तो जिंदगियां बर्बाद की एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। अब चूंकि जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पीएचई डिपार्टमेंट में जब श्री श्यामलाल चौधरी साहब जब पीएचई इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर बने, श्याम चौधरी साहब, उन्होंने अपने उस डिपार्टमेंट के मुलाजमों को ऑनलाइन किया, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, तो हमने असेंबली में शोर उठाया और जितने भी डेली वेजर्स हैं अब ये ऑनलाइन हैं, इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती है। अब इनका सैलरी हेड हम फिक्स कर रहे हैं, हर महीने इनको सैलरी मिले वो हम कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बने उसके लिए भी लगातार मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी बात की है। और इन सब ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स की एक एसोसिएशन बनी है। श्री रवि हंस जी और भानु प्रताप जी जैसे हमारे कुछ नौजवान, उनको लेकर मैं माननीय गवर्नर महोदय से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दिया था कि अपने इन बच्चों के विषय में हम विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहली हमारी कोशिश है कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू किया जाए, जो इन सब की डिमांड भी है। मिनिमम वेजेस एक्ट के बाद इनका जो सर्विस का टाइम पीरियड है, सपोज करो किसी को 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 21 साल के भी हैं, 21 साल भी, तो जिनको मैक्सिमम पीरियड है तो उनको पहले एब्जॉर्व किया जाएगा डिपार्टमेंटों में, और धीरे धीरे करके फेज मैनर में इनको, जैसे एसपीओज को हम 9,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, 18,000 सैलरी, और लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने दी है। कांग्रेस के ज़माने में तो 1,500 रुपया ही एनसी कांग्रेस वाले देते थे एसपीओज को। ये तो बीजेपी की सरकार आई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब आए, मोदी सरकार ने आके इन सब की चिंता की, और हम भी लगातार यहाँ से अपने इन सब का समस्या का समाधान आने वाले समय में खुशखबरी जो है वो जरूर जरूर मिलेगी। सर एक सवाल, क्योंकि आपका समय हमने लिया है थोड़ा सा, और लगातार यहाँ पर एक कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो लगातार बोल रहे हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ
उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वो लगातार भाजपा के कार्यालय के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इस समय भी आप देखिएगा तो लगातार एक ही सवाल, बीएसएफ सीआईएसएफ के लिए मैम कुछ तो पूछिए। जो बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए जो भर्ती होने की डिमांड कर रहे हैं हमारे नौजवान, वो ये कह रहे हैं कि नई पोस्टें एडवर्टीजमेंट की जाएं, क्योंकि उन्होंने आज से 4 साल पहले फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था। उस टाइम 1356 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई थी, और वो जो मेरिट लिस्ट में 1 से लेके 1356 तक जो क्वालिफाई करते थे, मेरिट में आए, वो तो लगा दिए बीएसएफ सीआईएसएफ ने। लेकिन ये लड़के भी बड़े होनहार हैं, तकरीबन 3300 के करीब बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो जो बचे हुए हैं ये कहते हैं कि हमें भी ऑब्जर्व किया जाए। पिछले दिनों में स्पेशल इनकी डिमांड्स को लेकर जो बीएसएफ के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना जी और यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी से मिला। फिर मैंने जो एमओएस होम है, जो ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं, जी कृष्ण रेड्डी साहब, उनके ऑफिस में बात की। लगातार मेरा प्रयास है कि इस मामले पर कोई ना कोई पहल हो, ताकि हमारे ये तेज तरार नौजवान, मेहनती नौजवान कहीं डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हो जाए। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वो लोग चाहिए जो भारत माता की जय बोलें, ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं, बॉर्डर्स में जाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये इसीलिए तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आपने देखा होगा मैं ज़मीन पर बैठ के इनके धरने में स्वयं बैठता हूँ, और जब कभी मुझे ये परेशान नज़र आते हैं तो मैं इनको अपने ऑफिस में बुलाता हूँ, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, देशभक्त हैं। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं। चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे बच्चे हैं। इनकी चिंता करना मेरा काम है। इसलिए मैं स्पेशल दिल्ली तक गया और मैंने पत्र भी लिखे डीजीपी और वहाँ उनको यूनियन होम सेक्रेटरी को, और मेरी कोशिश है कि इन बच्चों का कोई ना कोई समाधान निकले। ये बच्चे चाहते हैं, और क्यों नहीं, अगर मेरे एरिया के, मेरे क्षेत्र के, मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चे नौजवान भर्ती होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को होगी। एक चीज़ रह गई थी, मोदी साहब से मुलाकात हुई, रोजगार के लिए कोई बात हुई क्या? हमारी दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है। बहुत सारे विषय जम्मू कश्मीर के, उन पर चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात कही कि जो अभी जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं सारे जम्मू कश्मीर में, अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सब जगह बन गए हैं, और जो चुने हुए डीडीसी के मेंबर हैं, बीडीसी के मेंबर हैं, सरपंच, पंच हैं, नायब सरपंच हैं, उन सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम है, एक संदेश है कि हम सबको मिलकर ईमानदारी के साथ काम करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना है। और जिन लोगों ने हमें वोट देकर हमें पंच, सरपंच, नायब सरपंच, हमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन और मेंबर्स बनाया है, उन लोगों की परेशानियों को दूर करना अब चुने हुए नुमाइंदों का काम है। प्रधानमंत्री जी ने तमाम जम्मू कश्मीर के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, इनसे अपील की है कि हम सबको अपने लोगों के बीच में रहना है और लोगों की समस्या का समाधान करना है। तब देंगे ना जब जॉब मिलेगा, जब जॉब ही नहीं मिलेगा अकाउंटेबिलिटी कैसे बन पाएगी? धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे आप देख रहे हैं आजकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं, और हमारा ये कोशिश है हमारी कि जितने भी विभागों के अंदर रिक्त स्थान हैं वो भरे जाएं। हालांकि आप इस कोविड महामारी के चलते, कोरोना वायरस जब लॉकडाउन हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आई है, और हिंदुस्तान, भारत देश में भी अन्य आप स्टेट्स देखोगे तो इस प्रकार की रिक्रूटमेंट कहीं नहीं शुरू है। यहाँ हम चला रहे हैं सेना के विशेष भर्ती अभियान। आपने सुंजमा में देखा कि एक बड़ा सेना का भर्ती अभियान चल रहा है। बीएसएफ, सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्तियां, जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्तियां, एसपीओस की भर्तियां, सिविल डिपार्टमेंट्स की भर्तियां, जेके बैंक के अंदर इस समय रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं। तो हर लेवल पर हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक नौकरियां नौजवानों को मिलें। एक नया इंडस्ट्रियल पैकेज इंसेंटिव 28,000 करोड़ रुपए का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है। आप देखेंगे कि इससे लाखों की तादाद में नौजवानों को रोजगार यहाँ मिलेगा। हमारी कोशिश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से लेकर काम करें। जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को बीजेपी से उम्मीद है। आपने कहा ना, ये तमाम लोग बीजेपी के ऑफिस के बाहर हैं। ये हमारे ऑफिस में, हमारे पास ये लोग इसलिए आते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपकी हमारे सरकार ऊपर है, विश्वास है। क्योंकि उनको लगता है आपकी नहीं, सरकार है, उन्हें- क्योंकि उनको लगता है कि एलजी साहब आपके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके हैं, है ना। जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, इसलिए तो सारी दुनिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आती है। इसलिए हमारे दरवाजे 24 घंटे समाज के हर वर्ग के लिए खुले हैं, और धीरे धीरे करके इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता ने हमें समर्थन दिया है, आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बम्पर वोट लेकर डिलिमिटेशन से पहले, भारतीय डिलिमिटेशन के बाद। जनता पार्टी की यहां जीत होगी, और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। डिलिमिटेशन से पहले, डिलिमिटेशन के बाद। चलिए डिलिमिटेशन की बात होगी, क्योंकि डिलिमिटेशन एक बहुत जरूरी है, जरूरी प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। और जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, और जितने भी ये लोगों की पहले तकलीफें सर वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं पहली आते। कैबिनेट मीटिंग के अंदर, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में आप देखेंगे ये तमाम मसले हम हल करेंगे विद द वन स्ट्रोक ऑफ पेन। ये जितने डेली वेजर्स, जितने लोग ये परेशान हैं, इन सब की परेशानियां हम हल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे, पर कहीं ना कहीं एक पलटवार जो है वो ज़रूर किया गया है। पर अब गुलाम नबी आज़ाद जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस में उनको वो तवज्जो नहीं मिली, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिलेगी, या फिर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर मिलेगी, अब ये आने वाला समय बता ही देगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। पर एक बात कहना नहीं भूलेंगे कि डेली विजिट्स के लिए आने वाले समय पर कोई ना कोई खुशखबरी बहुत जल्द आ ही जाएगी। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।